रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, एक तो फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तस्लीम कर लिया। फुल कोर्ट इजलास में सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या तस्लीम किया है, ये भी आपको बताएंगे। 2 जजेस के इस्तीफ़े तैयार, ये क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है, रिहाई की उम्मीदें लगाई गई, बल्कि फौरी रिहाई की उम्मीदें लगाई गई, लेकिन आगे से इनकार हो गया है। एक और भी बड़ी अहम खबर है, कुछ और भी दीगर खबरें हैं, हैपनिंग्स हैं, जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक जो बड़ी खबर मुख्तलिफ नेशनल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो कुछ दावे हुकूमत के भी सामने आए थे कि हम 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गौर व खौज कर रहे हैं, और जो नवाज शरीफ की बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई थी, शहबाज शरीफ की, उस मुलाकात के बाद भी खबरें सामने आई थी कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इत्तफाक राय जो है इस मुलाकात में कर लिया गया है, इत्तफाक राय पैदा हो चुका है। लेकिन आज हुकूमत के 2 सीनियर वजीर, जिसमें एक तो हुकूमत के तर्जुमान हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात और वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल साहब ने कैटेगोरिकली ये जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातें चल रही हैं और 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं, दोनों वफाकी वज़रा का ये कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम का ना कोई प्लान है, ना कोई रिक्वायरमेंट है, कोई 27वीं तरमीम नहीं होने जा रही। ये एहसन इकबाल का भी कहना है, सीनियर मिनिस्टर भी हैं, मुस्लिम नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं, अता तारड़ साहब हुकूमत के तर्जुमान हैं, वफाकी वज़ीर हैं इत्तलात व नशरियात के, और बड़े करीबी हैं, बड़े करीबी समझे जाते हैं नवाज शरीफ के भी, मरीम नवाज़ के भी और शहबाज शरीफ के भी। तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ तो ये है कि फ़िलहाल 27वीं आईनी तरमीम का कोई इरादा, कोई प्लान नहीं है। लेकिन नाज़रीन, स्पीकर साहब ने यह किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है, जिसमें जुडिशल कमीशन, वो जुडिशल कमीशन जिसने जजेस की तैनातियां करनी हैं, वो जुडिशल कमीशन जिसने आईनी बेंचेस का क़याम अमल में लाना है, आईनी बेंच के लिए जजेस को नॉमिनेट करना है, उस जुडिशल कमीशन की तश्कील को मुकम्मल करने के लिए स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से तमाम पार्लिमानी जमातें जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन हो सकती हैं, चूँकि 4 अरकान जो है वो पार्लियामेंट के, जिसमें 2 कौमी असम्बली के होने हैं, 2 सेनेट के होने हैं, जो कि जुडिशल कमीशन के रुकन बनेंगे। स्पीकर साहब ने किया है कि लेटर लिखा है मुतलका सियासी जमातों को जिनके अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन बन सकते हैं कि आप अपनी अपनी नॉमिनेशन दे दें। आज वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसमें जो सियासी कमेटी का फैसला था कि तहरीक इंसाफ जो है वो जुडिशल कमीशन का में शामिल होगी, शमूलियत अख्तियार करेगी, उसकी आज पार्लिमानी कमेटी ने भी अप्रूवल दे दी है। अब ये जो नाम स्पीकर साहब ने मांगे हैं, 2 सेनेट से आएंगे जो कि चेयरमैन सेनेट को लिखा गया है, और 2 नाम जो है वो कौमी असम्बली के आएंगे। ये नाम जब आ जाएंगे, 4 नाम आ जाएंगे, 2 कौमी असम्बली के अरकान के होंगे, 2 सेनेट के होंगे, और एक नाम जो है जो कि खातून रुकन हो सकती हैं, रुकन तो नहीं हो सकती, मतलब कौमी असम्बली बनने की, कौमी असम्बली रुकन कौमी असम्बली बनने की वो अहल जो होंगी खातून, वो नाम आ सकता है स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से, या फिर किसी मिनॉरिटी के अहम शख्सियत का नाम स्पीकर साहब दे सकते हैं। 5 नाम उन्होंने भिजवाने हैं। अब 5 नाम के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो मतवक्के है कि फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन का इजलास कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जो है वो बुलवा लिया जाएगा, और फिर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो नॉमिनेशंस है वो मरला जो है उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, आज फुल कोर्ट का इजलास भी हुआ है। फुल कोर्ट के इजलास में नाज़रीन क्या हुआ है, पहले तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि इस इजलास में जो 2 एडहॉक जजेस हैं, जस्टिस तारिक मसूद साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब, वो इस इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको ये कहा जाऊं कि वो इजलास में शरीक नहीं हुए हैं या उनको इजलास में शिरकत करने से रोक दिया गया है। ख़बर ये है कि दोनों जज साहबान को, दोनों एडहॉक जजेस को, तारिक मसूद साहब को, मज़हर आलम मियाँ खेल साहब को एजेंडा भिजवाया गया था। फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा भिजवाने का मतलब ये है कि उनको कहा गया था कि आप भी फुल कोर्ट इजलास में शिरकत करेंगे, शरीक होंगे, और वो गए भी। फुल कोर्ट इजलास शुरू होने से पहले जो एक फॉर्मल जो रूम होता है जहाँ पर तमाम जजेस इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे गए थे।
लेकिन फिर जब जुडिशल कमीशन कह रहा हूँ, फुल कोर्ट का इजलास जब शुरू हुआ तो फुल कोर्ट के इजलास में वो जज साहबान नहीं बैठे या उनको नहीं बिठाया गया। लेकिन मेरा नाज़रीन एनालिसिस ये है कि जब एजेंडा भिजवाया गया था तो फिर उनको जो है गालिबन कहीं ना कहीं से मैसेज दिया गया होगा कि आप इसमें कन्फर्म जजेस बैठेंगे, आप एड हॉक जजेस हैं, आप इस इजलास में शिरकत ना करें। अब दोनों जजेस की नाज़रीन जो अपॉइंटमेंट है वो काजी फैसल साहब के दौर में हुई थी, बजरिया जुडिशल कमीशन हुई थी। तारिक मसूद साहब का नाम तो गालिबन 9-0 से अप्रूव हुआ था या 8-1 से अप्रूव हुआ था, और जो मजहर आलम मियाँ खेल साहब का नाम था वो भी कसरत राय के साथ एड हॉक जज के लिए मंजूर किया गया था। अब ये जो आज एपिसोड हुआ है उसके बाद मेरा ये एक तज्जिया है कि अगर दोनों एड हॉक जजेस के लिए इस तरह के हालात रहे कि उनको डिस्टेंस पे रखा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस चाहे एड हॉक जज हो, चाहे कन्फर्म जज हो, चाहे चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्यों ना हो, तमाम जजेस के अख्तियारात बराबर हैं, तमाम जजेस अपने पावर्स के हवाले से अपने अख्तियारात के हवाले से बराबर हैं। लेकिन अगर इन जजेस को साइड पे रखा गया तो मुझे ऐसा लगता है कि फ़ासला अगर अख्तियार किया गया तो हो सकता है कि ये दोनों जज साहबान जो हैं अपने ओहदों से रिज़ाइन कर जाएं, क्योंकि तनख्वाह वाली बात या पैसे कमाने वाली बात तो इन जजेस की है नहीं। जो लोग ये बात करते हैं ना कि ये डबल तनख्वाह ले रहे हैं, एक रिटायरमेंट की पेंशन ले रहे हैं, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह ले रहे हैं, तो मजहर आलम मियाँ खेल साहब सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज बनने से पहले भी जो एक ट्रिब्यूनल के चेयरमैन थे वहाँ पर भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह ले रहे थे। यहाँ पे आके उनको कोई एक्स्ट्रा कोई इजाफी बेनिफिट्स नहीं मिले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा एनालिसिस ये है कि अगर इस तरीके से डिस्टेंस रखा गया और उनसे फासला अख्तियार किया गया तो शायद ये दोनों जजेस जो हैं अपने ओहदों से मुस्तफ़ी ना हो जाएं। ये एक इम्कानाती बात हो सकती है। इसके अलावा नाज़रीन जो फुल कोर्ट का इजलास हुआ है जिसकी सदारत की है मौजूद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जो जजेस हैं उन्होंने शिरकत की है, इस इजलास का नाज़रीन जो एजेंडा था, एजेंडा आपके सामने आ चुका है। क्या डिस्कस हुआ? सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात, उनका उसका जो बोझ है वो कैसे कम किया जा सकता है और फिर केस मैनेजमेंट को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना प्लान 2023 में जो उन्होंने मुरतब किया था वो इजलास फुल कोर्ट इजलास के सामने रखा। बाकी जजेस ने अपने अपने प्रपोजल पेश किए, अपने अपने उन्होंने जो है वो तजावीज़ दी, और फिर उसके बाद अप्रूव यह हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब का जो प्लान है केस मैनेजमेंट के हवाले से 2023 में जो उन्होंने बनाया था उसके मुताबिक जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म मनसूबा है 1 माह का, जो मिड टर्म मनसूबा है 3 माह का, और जो लॉन्ग टर्म मनसूबा है 6 माह का, उस पर अमल दरामद करके जो है इस बैकलॉग को जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में पाइल अप हो रहे हैं उनकी तादाद को नीचे लाया जाएगा। और अगला जो इजलास फुल कोर्ट का होना है वो नाज़रीन 2 दिसंबर 2024 को होगा। यानी आज हम बैठे हैं 28 अक्टूबर को, ठीक तकरीबन 1 माह के बाद ये फुल कोर्ट का अगला इजलास होगा, जिसमें मंसूर अली शाह साहब का जो मनसूबा है केस मैनेजमेंट को बेहतर करने के हवाले से, बैकलॉग को नीचे लाने के हवाले से, उसमें देखा जाएगा कि 1 माह में जो हमने इकदाम उठाए हैं उसमें क्या बेहतरी देखी गई है, और फिर उसको मजीद बेहतर करने के हवाले से अगले फुल कोर्ट के इजलास में इकदाम उठाए जाएंगे। लेकिन मेरे तय नाज़रीन, मेरी नज़र में इस फुल कोर्ट इजलास की खबर ही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने एक एतराज़ तो ये किया था कि जब तक ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के हवाले से ऑर्डिनेंस जारी किया गया है इसका जुडिशल साइड पे, यानी फुल कोर्ट मीटिंग में फुल कोर्ट बुला के जुडिशल साइड पे इसका सदारती ऑर्डिनेंस का जायज़ा नहीं लिया जाता, या फिर इंतज़ामी साइड पे इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का जायज़ा नहीं लिया जाता, वो कमेटी में नहीं बैठेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब कमेटी में एक तरीके से शामिल भी हो गए हैं, सीनियर प्यूनी जज भी उनको कंसीडर कर लिया गया है, मान लिया गया है, जो नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के स्टार की जानिब से जारी किया गया था। लेकिन खबर मुझे ये लगती है, जो मेरा एनालिसिस है, कि इस इजलास में शिरकत करके मंसूर अली शाह साहब ने जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मान लिया है, तस्लीम कर लिया है। ना सिर्फ याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मान लिया है, बल्कि उसके साथ साथ जो 26वीं आईनी तरमीम है उस 26वीं आईनी तरमीम को भी तस्लीम कर लिया है, क्योंकि जो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं वो 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में बने हैं। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद पैनल गया था पार्लिमानी कमेटी को, और उसमें से 3 जो नाम थे उसमें मंसूर अली शाह साहब का नाम था, उसमें मुनीब अख्तर साहब का नाम था, उसमें याहिया अफरीदी साहब का नाम तीसरे नंबर पे था। तो आज जो लोग ये कह रहे थे कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनका कोई रिएक्शन आ सकता है, वैसे मेरे पास अभी एक खबर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने
अपने ओहदे से रिज़ाइन करने के लिए किसी के साथ मुशावरत की है। किसके साथ मुशावरत की है वो खबर इस ब्लॉग के लिए नहीं है, लेकिन मेरे पास ये खबर है। लेकिन आज इस इजलास में, फुल कोर्ट इजलास में, जो अपना प्रपोजल भी जो गालिबन मंसूर शाह साहब ने अपने लिए गालिबन तैयार किया होगा, मेरा एक अंदाज़ा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे इस मंसूबे के तहत, केस मैनेजमेंट के मंसूबे के तहत वो बैकलॉग को नीचे लेके आएंगे, ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद को नीचे लाएंगे और जो इंसाफ की फराहमी का जो सिलसिला है उसको बेहतर बनाया जाएगा ताकि लोगों के लिए ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो। वो आज प्रोजेक्ट जो है उन्होंने अपने याही अफरीदी साहब के सपोर्ट कर दिया है। तो ये तो 26वीं आईनी तरमीम की बात होगी। तो मेरी तो खबर ये है कि मंसूर शाह साहब अब याही अफरीदी साहब को अपना चीफ जस्टिस मान चुके हैं, तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन जो 2 जजेस के इस्तीफे की बात है उस पर भी मैंने एनालिसिस आपके सामने रखा। लेकिन आज 27वीं आईनी तरमीम की बात भी हो रही है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज ये बात हो रही है कि हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पास करने जा रही है, लेकिन उस पर भी हुकूमत के 2 वज़रा ने कह दिया है कि फ़िलहाल ऐसी ना कोई रिक्वायरमेंट है, ना कोई प्लान है। लेकिन आज एक और सवाल ज़रूर उठा है। वो सवाल नाज़रीन ये उठा है, और उस सवाल पर आने से पहले आपको ये भी बता दें कि याही अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया है, और वो फ़ैसला, उस फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के तमाम मुलाजमीन को आगाह कर दिया गया है कि ऑफिस में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं होगा। ऑफिस में लोग जो है, स्टाफ हैं, अफसरान हैं, अपना काम करेंगे, मोबाइल अपना जो है वो ड्रॉ में रखेंगे। और ये जो गालिबन रील्स ही आजकल लोग देखते हैं, रील्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, उससे मना कर दिया गया। और साथ में जो एक और फैसला सामने आया है वो ये है कि मेहमान अगर किसी का आता है, सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑफिसर का या स्टाफ का मेहमान आता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में उसको नहीं बुलाया जाएगा। मेहमान से आपने मिलना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपने जो अकाउंटेकार हैं, जब आपकी छुट्टी होगी, छुट्टी के बाद जाके अपने मेहमान के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके मुलाकात करें। सुप्रीम कोर्ट में मेहमानों के साथ मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। मोबाइल फ़ोन के गैर मुनासिब इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। बाकी कुछ पाबंदियां हम पे भी लगने वाली हैं, वो भी आपके साथ डिटेल शेयर करते रहेंगे। लेकिन उसमें ज़ाहिर सी बात है कि मैं अपने 1-2 ब्लॉग में बात कर चुका हूँ कि हमारे कुछ अपने साथियों की भी गलतियाँ हैं, जो कि पास के लोगों को, जो कि प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के साथियों की है, उनको फेस करना पड़ेगा। ये बर्डन पास के ऊपर आएगा। हालांकि पास के किसी मेंबर ने, पास के जितने भी अरकान हैं, किसी ने किसी जज के साथ, किसी जज की ज़ात के हवाले से किसी जज की तज़दीक नहीं की है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, या फिर हमारे पास के साथ उनका ताल्लुक़ नहीं है और पास के मेंबर नहीं हैं, उनकी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनका बोझ हम पे आ रहा है। लेकिन इसमें जो मैं एक और चीज़ रखना चाहता हूं कि ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे थे, ये कादी फैसल साहब के ऑर्डर के मुताबिक दाखिल हो रहे थे, क्योंकि कादी फैसल साहब ने ऑर्डर कर दिया था कि जिसके पास भी मीडिया का पास है उसे सुप्रीम कोर्ट तक, कमरे अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट के अहाते तक मुकम्मल रसाई होगी। इसका पास के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन हमें भी शायद कुछ ना कुछ मुश्किलात को झेलना पड़े अगले आने वाले चंद दिनों में। लेकिन जो भी होगा आपने इस नाज़रीन को अपडेट करेंगे। लेकिन सवाल नाज़रीन ये उठा है कि आज जो सलमान अकरम राजा साहब ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फाइल की है, उस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के बाद जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि एक तो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ। दूसरा दरख्वास्त ये की गई है, इस्तदा ये की गई है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जाए। अब इस दरख्वास्त के नाज़रीन दायर होने के बाद एक सवाल तो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अब इस बात का भी इम्कान है कि इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन के बाद जो असल मुकदमा है, जो नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, वो भी ज़ेर समाअत जल्द आने का इम्कान पैदा हो गया है। और जब वो नजरसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़ेर बहस आएंगी, ज़ेर समाअत आएंगी, तो फिर वहाँ पे दूसरा सवाल जो उठेगा वो कानूनी सवाल होगा कि क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद, जो इलेक्शन एक्ट को हुकूमत ने तब्दील कर दिया था 12 जुलाई के फैसले के बाद, क्या इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें अलॉट करनी है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अलॉट की जाएंगी, या फिर इलेक्शन एक्ट के जो कानून में तरमीम की गई है उसकी रोशनी में अलॉट होंगी। तो ये एक आईनी और कानूनी इंटरप्रिटेशन का सवाल आ चुका है। तो अब ये देखना ही होगा कि क्या वो ही बेंच जो पहले जिसने इस केस का फैसला दिया, ये मामला उसी के पास जाएगा, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन का जो मामला है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को जो है वो रेफर किया जाएगा। ये नाज़रीन एक बड़ा अहम सवाल आया है। इसके अलावा नाज़रीन, फौजी अदालतों का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, उसकी जल्द समाअत की दरख्वास्त आज
एतजाज़ एहसन के जो वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने दायर कर दी है। और इसमें यह कहा गया है कि फ़ौजी अदालतों के खिलाफ के सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। ये मुकदमा नवंबर के दूसरे हफ्ते में जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर है वो नाज़रीन ये है कि लतीफ़ खोसा साहब, जिनका अभी मैंने कुछ देर पहले जिक्र किया, उन्होंने एक उम्मीद का इजहार किया था कि नवंबर में, यानी चंद दिनों के बाद जो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस इलेक्शन में अगर ट्रंप जीत गए तो 100% उन्होंने कहा कि मैं पुरुम्मीद हूँ, मुझे यकीन है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी। अमेरिका के नए मुंतखब होने वाले सदर के हुक्म पे पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब को रिहा कर देगा। लेकिन आज साजिद तारर साहब, जो कि ट्रंप की जमात से, रिपब्लिकन से ताल्लुक़ रखते हैं, ट्रंप के बहुत करीबी भी समझे जाते हैं, साजिद तारर साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ अमेरिका में मकबूल हैं बल्कि पाकिस्तान में मकबूल हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मकबूल जो है वो इमरान खान साहब हैं। लेकिन ये कहना कि ट्रंप जीतेंगे और इमरान खान साहब को रिहाई मिल जाएगी, ऐसा साजिद तारर साहब ने कहा कि ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस बात का ज़रा बराबर भी इम्कान नहीं। यानी साजिद तारर साहब ये कह रहे हैं कि अगर ट्रंप सदर मुंतखब हो जाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए इमरान खान पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालेंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। ये साजिद तारर साहब ने कहा। यानी अगर इमरान खान साहब की रिहाई की कोई उम्मीद थी तो इस पर इनकार जो है वो साजिद तारर साहब ने कर दिया है कि ट्रंप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि एक मुल्क के ऊपर दबाव डाला जाए एक ऐसे शख्स की रिहाई के लिए जो वहाँ पे कानूनी मुकदमात का सामना कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में जो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एक तो ये फैसला किया गया कि जुडिशल कमीशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसमें शिरकत करेगी, जुडिशल कमीशन का में रुकन बनेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान। लेकिन उसमें एक नाज़रीन ये हुआ है कि असलम घुमन साहब, उन्हें जो है वो पार्लिमानी कमेटी के इजलास से निकाल दिया गया। और इस वजह से निकाला गया कि जब 26वीं आइनी तरमीम चल रही थी, पास होने के हवाले से मामला चल रहे थे, मुज़ाकरात चल रहे थे, मुशावरत चल रही थी, तो असलम घुमन साहब पार्टी के से लाताल्लुक़ रहे, पार्टी के साथ उनका राब्ता नहीं था। और अब यह किया गया है कि इन्हें पार्लिमानी कमेटी के इजलास से असलम घुमन साहब को रुकने कौमी असम्बली है, इन्हें निकाल दिया गया। और ये कहा गया कि जब तक आप शो कास्ट नोटिस का जवाब नहीं देंगे, आप तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नहीं बैठ सकते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।